So let's begin. So first of all, our topic is GOC, General Organic Chemistry. General Organic Chemistry. ओके, बट हम लोग जो अभी इस फर्स्ट लेक्चर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ने जा रहे हैं, वो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे को कितना कौन कौन से चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ना है और किस वे में पढ़ना है, ठीक है, और वह आपस में कैसे इंटर लिंक्ड कर सकते हैं, ठीक है। और हम इस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से चैप्टर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग 2 यूनिट लेके आ रहे हैं, यूनिट 1 ऑर्गेनिक के लिए और अदर एडुकेटर्स फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए भी अलग से वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मेरा जो टॉपिक है वो यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑर्गेनिक में बांटा गया है, ठीक है। तो यूनिट 1 में हम लोग सबसे पहले जीओसी को कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड में स्टीरियोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक, बेसिक टॉपिक फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दिस इज द यूनिट 1 एंड यूनिट 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, reagent and name reaction. The last, not the least, but pericyclic reaction, PCR, pericyclic reaction. So this is our unit 1 and unit 2 that I am going to cover these topics in coming 3 months for your preparation of IIT JAM and MSc entrance examination. So let's begin with GOC. Okay, and one thing I want to tell you that without GOC you cannot suppose that you will learn about organic chemistry. So GOC को पढ़ना उतना ही important है जितना कि हमारे लिए हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस होती है। उसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको जीओसी को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप जीओसी को नहीं पढ़ते हो तो आप अगर ये सोचोगे कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी, तो ये नहीं होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी आपको आएगी समझ में जब आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो आप हमेशा स्ट्रगल करोगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिकॉज दिस इज द हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक, सो बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ, जीओसी अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो जीओसी से इंटरलिंक्ड आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीएजेंट, हर जगह जीओसी का यूज आना ही आना है। ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर में जीओसी का यूज आएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज आएगा नॉर्मली, ठीक है। ओके, सो अगर आपका जीओसी बेहतर है तो आपका ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो क्वेश्चन सॉल्व होगा जब आपके पास बेसिक्स मजबूत होगा। अगर बेसिक ही ढीला रहेगा, बेसिक ही कमजोर रहेगा, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक मजबूत है, अगर रूट मजबूत है, तो शूट जो होगा ऑटोमेटिक मजबूत होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, ये जनरल चीज है, ठीक है। तो वी आर फोकसिंग ऑन जीओसी, बहुत अच्छे से जीओसी को समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है जीओसी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद जीओसी। और ये जो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ा रहा हूँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या और भी अदर टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा, इन सारे के नोट्स और पीडीएफ्स, और ये जो पीडीएफ, जो स्लाइड्स के पीडीएफ्स हैं और नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। साथ साथ उसके साथ साथ असाइनमेंट भी मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया जाएगा, उस पर आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट्स, कौन कौन से वीडियो आ रहे हैं, नए वीडियो, नए लेक्चर्स आ रहे हैं, वो सारे वीडियोस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और आप लोग अपडेटेड रह सकते हो। सो
यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने जनरेट किया है जहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि फुल कोर्स आईआईटी जैम और एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। नॉट ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स ऑल अबाउट द केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, और डिफरेंट एजुकेटर्स के द्वारा करवाया जा रहा है, और साथ में फिजिक्स का भी करवाया जा रहा है। सो this is the time to get profit from this channel. And one thing I want to tell, please subscribe this channel and also like and share with the other friends, so that other friends also get the profits and get the knowledge, better learning. Okay, so these are the things, basic things, and now we are going to start general organic chemistry. Okay, general organic chemistry. Let's start general organic chemistry. Okay, तो फर्स्ट जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये पूरी बातें डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट समझ में आ गया तो आप पूरे जीओसी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट अगर समझ में आ गया, पूरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की ही चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, लोकलाइज, डीलोकलाइज, इन सब की बातों बारे में बात करते हैं। तो जनरली मैं जो जीओसी को मैं बांटने जा रहा हूँ, जीओसी को मैं जो डिवाइड करने जा रहा हूँ वो दो पार्ट में डिवाइड मैं करूंगा। सो जीओसी को हम लोग कैसे पढ़ेंगे उस चीज़ को समझ रहे हैं। पहले एक फ्रेम तैयार कर लेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है, वो सिस्टमेटिकली हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीओसी में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के बारे में, जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट में दो तरह के मूवमेंट होंगे, एक परमानेंट और एक टेम्पोररी। एक होगा परमानेंट और एक होगा टेम्पोररी। टेम्पररी मूवमेंट और परमानेंट मूवमेंट। परमानेंट मूवमेंट में हमारे पास सबसे फर्स्ट वन जो आएगा वो क्या होगा, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। दूसरा जो होगा हमारा वो मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। इसके बारे में, मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। तीसरा जो होगा हमारे पास वो होगा रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन के बारे में बात करें, कॉन्जुगेशन के बारे में। इसी के साथ ऐड करते हैं और कुछ चीज़ों को, थोड़ा स्पेस देना होगा मुझे। तो सी डी क्या होगा हमारे पास, डी होगा कॉन्जुगेशन, हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। एंड यहाँ पे जो हमारा टेम्पररी है उसमें आएगा, टेम्पररी इफेक्ट में आएगा हमारे पास पहला इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट जो होता है वो रीएजेंट पे डिपेंड करता है। रीएजेंट के अकॉर्डिंग इसके इफेक्ट जो होते हैं वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अपॉन द डिपेंड ऑन द रीएजेंट। we will talk about electromeric effect one by one. We cover inductive effect, mesomeric effect, conjugation, hyperconjugation we will cover. Okay, so don't worry. Next part is application part. Next part is application part. Next part is application. So फर्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, वी हैव एसिड बेस आल्सो, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो होगा हमारा एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, कैसे हाउ टू check which compound is aromatic, which compound is not aromatic, about Huckel's rule. These are the topics that maybe you already know, but we will talk in detail, in more detail structure. Okay, anti aromaticity के बारे में, नेक्स्ट नॉन एरोमेटिक के बारे में, नॉन एरोमेटिक के बारे में, एंड द लास्ट क्वासी एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। क्वासी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी विल टॉक अबाउट द जीओसी वन बाय वन, and we will complete the whole concept of general organic chemistry in coming classes.
So this is the very first class, that's why let's start with the GOC. GOC. सो हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को समझना है तो हमें सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा। एक हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में जो आप जानते होंगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ये भी आप जानते होंगे, बट हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है उसके बारे में और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें अगर हम, तो ये एक इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट इज द टेंडेंसी, इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, tendency of an atom to attract shared pair of electron, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है, इट मीन्स जो बॉन्ड में भाग ले चुका है, बॉन्ड बना चुका है, उस बॉन्ड वाले पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर अट्रैक्ट कर रहा है कोई एटम तो उसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है वो। तो ये हम लोग जान रहे हैं पहले से। एग्जांपल अगर हम बात करें, एग्जांपल लेट सपोज लेट ए बी इज द कंपाउंड मॉलिक्यूल, ओके, ए इज द एटम, बी इज द एटम, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि काई ए इज ग्रेटर देन काई बी। काई ए क्या है यहाँ पे, काई ए इज टर्म फॉर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसे हम लोग सिंबल कर सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, नॉर्मली हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, चेंज द कलर, सो ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जो शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो होता क्या है यहाँ पर कि अगर ए हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ए क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा, खींचेगा, ठीक है। और खींचकर क्या बनाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज और साथ में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जाएगी, ठीक है। और ये हमेशा तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन टू एटम, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन टू एटम इज नॉट जीरो। अगर जीरो नहीं है तभी होगा, अगर जीरो है, दो एटम्स के बीच की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है वो जीरो, इट मींस काई ए जो है वो क्या है, बराबर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी के। अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या आ जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। और अगर जीरो आ गया इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी एक पर्टिकुलर एटम पे ना तो ज़्यादा हो पाएगा ना ही कम हो पाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं कर पाएगा। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या मीनिंग क्या है, तो वो जरा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, तो लेट्स कंसिडर सपोज दिस इज योर कार्बन चेन। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ पे किसी भी तरह का पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे एटम्स एक ही है, कार्बन। और अगर कार्बन ही एटम्स हैं तो क्या वहाँ पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस वैल्यू आएगा, नहीं आएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। तो उस केस में हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर सकते। बट अगर इसी कार्बन चेन में मैं अगर फ्लोरीन लगा दूं, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द पीरियोडिक टेबल, कितना के बराबर होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 3.84 मानकर चल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, ओके। सो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगी, इधर की ओर मूव करेगी, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे साथ में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो अभी से ही हम ये क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है किसी पार्टिकुलर एटम के पास। इट मीन्स दैट we entered in the general organic chemistry. We already entered in the general organic chemistry because we are talking about the
what about the electronic movement, and we are about to come, not about to come, because we are in the general organic chemistry. So let's start. So this is electronegativity. ओके नाउ मैं जो करने जा रहा हूँ वो हाइब्रिडाइजेशन से इसको थोड़ा कनेक्ट करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्ट करने का क्या मीनिंग है, उसका क्या यूज आने वाला है, वो आगे आपको समझ में आएगा आने वाले एग्जांपल्स में, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ही बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ पढ़ना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो कि इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है, पॉलिंग स्केल के बारे में, मोलिकुलर स्केल के बारे में, हाउ टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of different atoms. There are many formulas are there. So आपके इनऑर्गेनिक के टीचर वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, बट हमारे को जितना चाहिए था वो मिल चुका है, अपने को जितना चाहिए था वो मिल चुका है। सो डोंट गो टू, ओके, ये दिस इज द बेसिक, ओके। सो हम लोग उस पर नहीं जा रहे, ओके। अगर मैं बात करूँ, आप जानते हो sp sp2 sp3 sp3, दिस थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी नॉर्मली सी, ओके। इसकी बात करूं मैं तो ये कैसे बना है, S और PX, यहाँ पे क्या है S PX PY, S PX PY PZ, एटम्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो एटम्स के ऑर्बिटल्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। क्या करते हैं हम लोग, एटम्स के ऑर्बिटल के कॉम्बाइन करते हैं, जिसकी एनर्जीज जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है लगभग। अगर नियर बाई एनर्जी है तो ही हाइब्रिडाइज होगा, और हाइब्रिडाइज होकर इक्विवेलेंट एनर्जी की एक न्यू ऑर्बिटल बनाती है जिसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं हम लोग, और वह हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि sp2 एटम sp3 एटम मीन्स अगर कोई कार्बन या कोई भी एटम sp3 है या sp2 है या sp है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हम चेक करेंगे, इस चीज को समझना है हमें, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये समझाऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये समझाना होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, सो स्टार्ट। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग किसी भी एटम का, वो भी जरा हम यहाँ पे समझा देते हैं, ओके। बहुत सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो समझ में आ गया है कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसके इक्विवेलेंट एनर्जी है उनका कॉम्बिनेशन एक इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल को डेवलप करेगा, ओके। सो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या है हमारे पास, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ओके। कितना नंबर ऑफ लोन पेयर और कितना नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ओके। हाउ मेनी लोन पेयर एंड हाउ मेनी बॉन्ड पेयर, उससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ CH4, तो अगर मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ निकालना है, अगर मुझे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या काउंट करूँगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, तो बॉन्ड हमारे पास 4 है, 4 बॉन्ड है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इससे कैसे, ये कैसे हमारे को फाइंड हुआ, हम लोग कैसे इसको निकाल रहे हैं, तो एक s ऑर्बिटल होगा हमारे पास, एक s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, तीन हमारे पास क्या होगा, px py pz, तीन हमारे पास p ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो टोटल ऑर्बिटल्स की संख्या क्या हुई, 4, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट ये भी है, एक पॉइंट ये भी है कि जितने नंबर्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल
एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म। जितना नंबर ऑफ कंबाइन होगा उतना नंबर बनेगा, इक्वल नंबर बनेगा। अगर एस पी एक्स पी वाई पी जेड बना है तो एस पी 3 बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल का, जहाँ पे लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं हम लोग। NH3, NH3 में क्या है हमारे पास, अमोनिया NH3, यू नो एक लोन पेयर होगा हमारे पास यहाँ पे। तो 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, टोटल कितना हुआ, टोटल 4। इट मीन्स क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp2 कब होगा, sp कब होगा वो भी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखना है हाइब्रिडाइजेशन का, कि वैसे ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, वो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन करते हैं, दिस इज अ पाई बॉन्ड, दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है हमारे पास। जो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनते हैं, इन सब के कॉन्सेप्ट को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बताया जाएगा, बट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको बेसिक चीज़ों को, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस इसलिए। ओके, सो पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में हम पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते। मैंने क्या लिखवाया था, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बट पाई बॉन्ड को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। पाई बॉन्ड कैन नॉट कंसिडर इन हाइब्रिडाइजेशन, ये याद रखना। इन हाइब्रिडाइजेशन पाई बॉन्ड डजंट कंसिडर। ओके, हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस कार्बन के बारे में, इस कार्बन की क्या यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो मैं देखूंगा 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो कितने हो गए 3 बॉन्ड, लोन पेयर 0 है तो बॉन्ड पेयर कितनी हो गई 3, और 3 हो गई तो क्या बन जाएगी sp2 1s 2p px py। ओके, ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं बात करूं sp के बारे में, sp के बारे में बात करते हैं, ये यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है हमारे पास, दोनों को हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो कितना हो जाएगा 1 एंड 2, बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर हो गया 2, इसका मतलब sp s एंड ओनली p। ओके, डन, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब इस sp3 sp2 और sp, हमें पता है यहाँ पे s कैरेक्टर और p कैरेक्टर कितना हो जाएगा 50% 50%, और यहाँ पे sp2 में कितना हो जाएगा 33% s कैरेक्टर और 67% p कैरेक्टर, और sp3 में कितना हो जाएगा 25% s कैरेक्टर एंड p क्या हो जाएगा 75%। आप निकाल सकते हो आराम से। ओके, 33% एंड 66%। ओके, 66.4 आई थिंक कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 33.6। ओके, डन। अब इसको बताने का क्या मेरा मोटो है, क्या इशू है, वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन का, कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अब ये समझना हमें कि हाइब्रिडाइजेशन को मैं कैसे लिंक करवा रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, तो वो समझिएगा।
अगर मैं सिंपल सा बोहर्स कॉन्सेप्ट को लेकर चलूँ तो हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, ये हमारे पास एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स, नॉट ऑर्बिटल सेल्स, ओके, एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिटल्स भी होंगे, 1s 2s 2p, ओके। सपोज यहाँ एस है, यहाँ 2s है, 1s 2s 2p, ओके, इस प्रकार से ऐसे जा रहा है। तो मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कह रहे हैं कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचना, कितना खींच सकता है, कितना खींच सकता है, इस चीज को हम कह रहे हैं, ठीक है। और एस कैरेक्टर, पी कैरेक्टर जो हमारे पास यहाँ पे है, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर, क्योंकि हमने क्या देखा, sp, sp2, sp3, यहाँ पे एक पॉइंट क्या मेंशन हम लोग करेंगे, एक नोटेड पॉइंट हम लोग क्या मेंशन करेंगे, नोटेड पॉइंट हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s character, as x character increases electronegativity increases, s character increases electronegativity increases, okay, and inversely proportional to p character, p character, p character से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके पीछे का क्या रीजन है उसको समझते हैं हम लोग। एस की मैं बात करूं, अगर सिंपल सा मैं एस की बात करूं तो सबसे पहले एस हमारे पास है, तो एस की एनर्जी सबसे लो होगी, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ से मूव करते हैं इधर की ओर, मतलब एनर्जी हाई लेवल एनर्जी की ओर जाता है तो एनर्जी बढ़ेगी, तो एस की एनर्जी सबसे कम है हमारे पास, ओके। मैं अगर बात करूं इसके ऊपर जाऊं, मान लेते हैं एसपी, एसपी मान लेते हैं sp2, धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ पी बढ़ा रहा हूँ, मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ पी बढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ पी। एस में परसेंटेज ऑफ पी क्या है, 0 है, एसपी में परसेंटेज ऑफ पी 50% है, ओके। sp2 में परसेंटेज ऑफ पी बढ़ जा रहा है कितना, 66.4%, sp3 में 75%, p 100% हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम हाइयर लेवल में जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, p ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ेगी, s ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है, ओके। क्योंकि s ऑर्बिटल्स क्या होता है, सबसे पास में होता है न्यूक्लियस के, और जितना पास होगा न्यूक्लियस के उतना क्या होगा, एनर्जी उसका डिक्रीज करेगा। डन। तो अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे एस कैरेक्टर, sp, sp2, sp3, जिसकी ज्यादा, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सपोज अगर यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ज्यादा अनस्टेबल कौन है, अनस्टेबल हमारे पास p ऑर्बिटल का होगा, p ऑर्बिटल का। तो ये क्या करेगा, अच्छे से डोनेट करेगा, क्या करेगा, डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लेकिन क्या ये डोनेट कर पाएगा, ये डोनेशन नहीं दिखाएगा। इसका मतलब इसके पास, क्योंकि एनर्जी लेस है, एनर्जी लेस है तो ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, क्योंकि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन आएगा, सपोज कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सपोज कोई आ रहा है, तो कहाँ जाना चाहेगा, क्या हाईएस्ट एनर्जी में जाना चाहेगा वो, कोई भी स्पेसीज क्या हाईएस्ट एनर्जी में जाना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट एनर्जी का मतलब ही होता है केमिस्ट्री में अनस्टेबिलिटी, हाईएस्ट एनर्जी मीन्स अनस्टेबिलिटी। अगर हाईएस्ट एनर्जी में जाएगा वो जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर हाईएस्ट एनर्जी में चला गया तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, और कोई भी सिस्टम अनस्टेबल होना नहीं चाहती है, तो कहाँ जाएगी, एस ऑर्बिटल की तरफ जाएगी, sp ऑर्बिटल की तरफ जाएगी। कंपैरेटिवली अगर बात करें तो sp2 ऑर्बिटल के पास जाएगी, अगर मैं sp3 और sp2 को कंपेयर करूंगा तो ये बात होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी किस में ज्यादा है, s में ज्यादा है, और p में क्या है, डोनेटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, p में क्या है, डोनेटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है। अगर इसे मैं एक और कॉन्सेप्ट से मैं समझाऊं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट से मैं इसे समझा सकता हूं, होमो एंड लूम, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट ये टर्म थोड़ा ऊपर लेवल का हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या समझा रहा हूँ कि हाईएस्ट एनर्जी जिसके पास है वो क्या कभी कोई भी इलेक्ट्रॉन वो चाहेगा कि मैं हाईएस्ट में जाऊं, नहीं, क्योंकि वो अनस्टेबल है।
और चूंकि ये स्टेबल है, एनर्जी लेस है, लेस एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, वी नो, ऑल नो, लेस एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, वी ऑल नो। ओके, तो मैं यहां देख रहा हूं कि एस कैरेक्टर जैसे जैसे घटेगा, ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो एस कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, एस कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो एस कैरेक्टर डिक्रीज करेगा तो एक्सेप्टिंग कैपेसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टिंग कैपेसिटी है वो क्या करेगी, घटेगी। अगर एक्सेप्टिंग कैपेसिटी घटेगी इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटेगी। इसीलिए अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम के पास होगा, sp वाले एटम के पास, sp2 वाले एटम के पास या sp3 वाले एटम के पास, तो हमारे पास जवाब मिलेगा sp वाले के पास, क्योंकि s कैरेक्टर इसमें मैक्सिमम है, s कैरेक्टर क्या है, मैक्सिमम है, और इसमें s कैरेक्टर क्या है, मिनिमम है। इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो आएगा वो हमारे पास ये आएगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ नया लगा हो और बेहतर तरीके से समझ में आया हो, क्योंकि अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं, sp s sp sp2 sp3 p, तो ये सारे ऑर्बिटल्स, चूंकि p ऑर्बिटल्स आ रहे हैं धीरे धीरे, ये हाइब्रिडाइजेशन में p ऑर्बिटल्स आ रहा है, p ऑर्बिटल्स की परसेंटेज बढ़ रही है, तो अगर परसेंटेज बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि p ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, और अगर दूर है न्यूक्लियस से तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और सबसे मैक्सिमम मैंने p का लिया है, क्योंकि इस केस में मैंने p का लिया, और मैक्सिमम अगर एनर्जी है, एनर्जी डायग्राम में मैक्सिमम पर है तो वो डोनेट करेगा अच्छे से, ना कि एक्सेप्ट करेगा, उसके पीछे का रीजन स्टेबिलिटी है। तो मैं अब यहाँ पे ओवरऑल में लिख रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ एस, sp, sp2, sp3 एंड p, और मैं कहूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बता दो आप, तो ऑर्डर हो जाएगा, जिसके में ज्यादा एस कैरेक्टर होगा वो जितना नेगेटिविटी होगा, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रो एस कैरेक्टर, एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है? इट मीन्स डैट कि एक्सेप्टर एबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसे हम लोग एमओटी के थ्रू भी समझ सकते हैं, होमो लूमो के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। ओके, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा पहले लेक्चर का हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब ये मैंने क्यों बताया है वो आपको आने वाले लेक्चर्स में मालूम पड़ेगा, इसका क्या यूज आने वाला है, इसको कैसे हम लोग लिंक करेंगे अदर कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर की, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी हम कह सकते हैं कि एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के, बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा तो एस कैरेक्टर बढ़ता है, और एस कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि आप बताओ sp में sp का जो होता है बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, sp2 का 120 और sp3 का 109.8 डिग्री। दिस बॉन्ड एंगल यहाँ बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। और साथ में क्या कहा हमने, p ऑर्बिटल, p कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घट जाएगी। इसके पीछे का रीजन मैंने एनर्जी डायग्राम से आपको यहाँ पे समझाया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, वन सेकेंड, मैं फर्स्ट सेकंड स्लाइड्स को यहाँ पे ला रहा हूँ। ये हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इनऑर्गेनिक में और बेहतर तरीके से निकालने के लिए सिखाया जाएगा, वैसे मैंने ही समझा ही दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया हम लोगों ने। मैं स्टार्ट करूंगा परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में सबसे पहला हमारा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके अंदर ही बहुत सारे टर्म्स आएंगे, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में समझेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट में स्टेबिलिटी के बारे में भी समझेंगे, कार्बोकटायन आएगा वो भी समझेंगे, थोड़ा सा इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट आएगा बट वो समझ जाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके, नो इशू। नेक्स्ट टेम्पोररी। ओके, सो if you like the video, like the lecture, if you got some
If you learn something from this lecture, please subscribe and share with your friend, because in this 3 month we are going to provide you a very better content to you for chemistry, or chemistry as well as physics. Okay, so and also this is the only one platform that provide whole syllabus free, okay, in physics as well as chemistry, and with different educator, not from one educator, with different educator. So please share this video, like, if you like the content, please like, thumbs up, and also please do comment if you require some if you want some if you want some question, if you have some query, please comment also, and share with your friends, and subscribe. Okay, thank you.